सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 1 की बुलेट 7 करेंगे। इससे पहले हम बुलेट 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए, यूजीसी नेट कॉमर्स का ये सिलेबस है, जिसमें हम यूनिट 1 की बुलेट 1, बुलेट 2 एंड बुलेट 3, बुलेट 4, बुलेट 5 एंड बुलेट 6 कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज हम कर रहे हैं वो है बुलेट 7। बुलेट 7 में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड IMF। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब देखो ये होता क्या है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, कि जो इकोनॉमिक तौर पर क्या करता है, एक कंट्री को ग्रो करता है, ठीक है। तो उन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे जो कुछ कंट्रियों ने मिलकर एक ग्रुप या एक ब्लॉक बना लिया है, और उसके बाद वो क्या कर रही हैं, एक अपनी कंट्री की इकोनॉमिक को क्या कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं या डेवलप कर रही हैं, ठीक है। तो उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंटली चेंजेस इन एक्सचेंज रेट इंट्रोड्यूस कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी एंड मेक थिंग डिफिकल्ट फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Exchange rate should be reasonably stable for the smooth conduct of international trade. This can be achieved if countries, particularly developed countries, cooperate with each other. International cooperation is the basic of a sound international monetary system. तो बात करें यहाँ पर, देखो कुछ कंट्रियाँ क्या करती हैं, कुछ कंट्रियाँ मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेती हैं, एक ब्लॉक बना लेती हैं, और जो हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है, जिससे क्या हो सके, आपस में इंटरनेशनल ट्रेड इजीली हो सके, स्मूथली हो सके, और जो कंट्री की इकोनॉमिक जो लेवल है वो ग्रोथ हो सके, जिससे कि उसकी वेल्थ जो है इंक्रीज हो सके एक कंट्री की। Cooperation in the monetary field refer to the joint effort by the group of country at religion or international level or both to resolve the problems of international payment either through बायलेटरल और मल्टीलेटरल। बायलेटरल जो होता है वो दो कंट्रीज के बीच होता है, 1 और 2। जैसे इसने कुछ इंपोर्ट किया, इसने कुछ एक्सपोर्ट किया, यहाँ पेमेंट हुई, यहाँ दूसरी जगह रिसिप्ट हुई, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीलेटरल की, तो मल्टीलेटरल में है एक से ज़्यादा कंट्रीज, यानी कि जहाँ पहले दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही थी, अब मल्टीलेटरल में क्या होगा, एक से ज़्यादा कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है। तो वो होगा मल्टीलेटरल। एग्रीमेंट अमंग themselves और by the setting up the international organization। तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि आपस में ट्रेड इजी हो सके और इकोनॉमिक तौर पे दूसरी कंट्री को क्या करे, सपोर्ट किया जा सके, या फिर दूसरी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखा जा सके। जैसे कि हमारे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे IMF, WTO, ठीक है, या वर्ल्ड बैंक, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन इसीलिए बने हैं कि जो है ट्रेड इजीली हो सके, ठीक है। तो ये क्या करें, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। अब हम पहले समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कैसे हुए, किस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशंस बनना स्टार्ट हुए। कुछ हिस्ट्री समझ लेते हैं IMF के लिए। तो हिस्ट्री, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो हुआ था हमारा वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था हमारा 28 जुलाई 1914 से लेकर 1918 तक ये हमारा वर्ल्ड वॉर 1 चला। अब वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ तो बहुत सारी कंट्रियों को क्या हुआ, लॉस हुआ। बहुत सारी कंट्रियों को लॉस हुआ क्योंकि एक दूसरी कंट्री को क्या हुआ, तबाह करना था, बस खत्म करना था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब सारी कंट्री की इकोनॉमिक लेवल जो है खत्म हो गई, लगभग किसी कंट्री के पास प्रोडक्शन के लिए जो है मटीरियल ही नहीं है, यानी कंट्री में क्या हो गई, भुखमरी आ गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, इकोनॉमिक लेवल जो है बिल्कुल ही डाउन चला गया। तो ये सब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ, जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन या ग्लोबल डिप्रेशन।
क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सारी दिक्कतें आ गई। वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो कंट्री ने आप एक दूसरे पे क्या हुआ, बमबारी करी, बहुत सारी दिक्कत हुई, वहाँ के जो भी रिसोर्सेज थे वो सबको खत्म कर दिया। अब ग्रेट डिप्रेशन जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करते हैं, इसे हम कैटेगराइज कर देंगे ईयर वाइज। तो 1929 से 1930 तक जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, जो कि आया था यूएसए में। कहाँ आया था? यूएसए में। यूएसए में ये देखो कैसे आया। अब जब सारी कंट्री वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही थी, तो यूएसए में अब बहुत सारे जो लालची लोग थे उन्होंने क्या करा कि अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला मार्केट में जो है पैसा नहीं है, तो जितने भी शेयर्स हैं उनको बेच दिया जाए। तो बहुत लंबे तौर पे या बहुत बड़े तौर पे क्या हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। अब जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई तो वो हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन यहाँ पर आ गया, जो कि आया था यूएसए में, क्योंकि यूएसए ने इसके बाद बहुत सारी जो है स्कीम्स बनाना स्टार्ट कर दी। यूएसए ने क्या करा, जब ग्रेट डिप्रेशन आया, इससे पहले यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसने क्या किया, बहुत सारी स्कीम्स बना दी कि पहले आप आओ और मटेरियल परचेज करो और बाद में जो है उसका पेमेंट करो। तो बहुत सारी पेमेंट हुई, बहुत सारे जो है मनी मार्केट एकदम से जो है स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई। तो वो था हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड। उसके बाद जब यूएसए और यूके में जो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, यूएसए एंड यूके, ठीक है। अब यूके के पास तो एक ऑप्शन था इंडिया, कि वो इंडिया से क्या करता था, जो भी उसको लॉसेस हुए वो इंडिया से रिकवर कर लेता था, ठीक है। लेकिन यूएसए के पास ऐसा ऑप्शन नहीं था। तो उसके बाद इन दोनों ने मिलकर क्या करी, बहुत सारी स्कीम्स बनाई जिससे ग्रेट डिप्रेशन से जो है उभरा जा सके। तो 1929 से लेकर 1939 तक बहुत सारी स्कीम्स जो है आई। लेकिन ये सारी स्कीम्स आने के बावजूद भी जो डिप्रेशन है वो 1939 तक जो है हमारा चला। मतलब 10 साल तक जो है पूरा वर्ल्ड जो है वो डिप्रेशन से जूझा है, ठीक है। अब जैसे ही हम ग्रेट डिप्रेशन से जूझ ही रहे थे और हम इससे कवर ही कर रहे थे, उसके बाद जो है वर्ल्ड वॉर टू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू जो है वो हमारा 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो फिर वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद बहुत सारे तौर पर जो है बहुत सारी तबाही हुई, ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज को जो है बहुत सारा लॉस हुआ और जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो गई। अब प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, ठीक है। अब कंट्रीज को बहुत सारे रिसोर्स जो हैं वो बहुत सारे खत्म हो चुके थे, रिसोर्स की ज़रूरत थी, वापस से मार्केट सेटअप करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो पर्सन, यूएसए के मिस्टर हैरी डेक्स्टर वाइट ने एंड यूके के मिस्टर जॉन मैनर्ड केनिस ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया कि हम कैसे इस स्थिति से उभर सकते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हर कंट्री की जो स्थिति है वो खत्म हो चुकी है। अब क्योंकि प्रोडक्शन के लिए भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है और पॉवर्टी क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो लोगों को किस तरीके से वापस मार्केट, वापस ट्रेड जो है स्टैब्लिश किया जाए, वापस कैसे लाया जाए। तो इसके लिए एक जॉइंट प्लान बनाया गया कि अगर दोबारा इस तरीके से एक ऐसी सिचुएशन होती है तो उससे कैसे निकला जा सके। तो ये जो प्लान है ये यूएसए में बना, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जिसमें 44 कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो ये है मीटिंग जो चली थी वो 1 जुलाई 1944 से लेकर 22 जुलाई 1944 तक चली थी, यानी 22 दिन मीटिंग चली थी, ठीक है। 22 दिन में जब मीटिंग चली तो मीटिंग में जो 44 कंट्रीज ने जो पार्टिसिपेट किया तो ये डिसाइड हुआ कि हम जो है 2 बॉडीज को सेटअप करेंगे। अब 2 बॉडीज कौन कौन सी, एक जो है वॉर में जितनी भी जो कंट्रीज की जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, ठीक है, रिसोर्स खत्म हुए हैं, उनको बिल्ड करेगा। दूसरा, अब क्योंकि एक कंट्री के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रही है, तो एक कंट्री क्या करेगी, दूसरी कंट्री से कुछ ना कुछ मटेरियल मंगाएगी, ठीक है, या इंपोर्ट करेगी। जब इंपोर्ट कर रही है तो उसका बीओपी क्या होगा, बीओपी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अब वो प्रोडक्शन तो कुछ नहीं कर रही, प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रही तो बाहर दूसरी कंट्री को भी कुछ नहीं दे रही, यानी एक्सपोर्ट नहीं कर रही। एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इंपोर्ट क्या हो रहा है, इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है। जब इंपोर्ट ही इंपोर्ट हो रहा है तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, डेफिसिट में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा।
तो ऐसी स्थिति से जो कंट्री जूझ रही हो उसको किस तरीके से उभारना है, उसकी कैसे सिचुएशन को ठीक करना है, उसके लिए बनाया गया IMF। यानी IMF किस पे काम करेगा, BOP पे काम करेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। ऐसी कंट्रियां जो वॉर के दौरान ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है और एक्सपोर्ट कम हुआ है और वो BOP जो है नेगेटिव में चला गया है, उसको ठीक करने के लिए ये हमारा आया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। और जो दूसरा आया IBRD। अब क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी है, तो वापस क्या करना है, वापस प्रॉपर्टी बनानी है, वापस जो भी रिसोर्स खत्म हुए हैं उनको वापस मैन्युफैक्चर करना है। अब ये कैसे होगा, ये कंस्ट्रक्शन के लिए एक आया IBRD, एक आया IMF, दूसरा आया IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक IBRD बॉडी बनी, दूसरी IMF बॉडी बनी। तो इन दोनों बॉडी, क्योंकि ये दोनों जो है स्टार्टिंग में एक साथ मीटिंग में आई, एक साथ बात हुई, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटेन वुड ट्विंस भी बोलते हैं और सिस्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक साथ ही सेटअप की गई, एक साथ ही माइंड में विचार आया कि ऐसी हमें बॉडीज बनानी चाहिए जो हमारी कंट्रीज के लिए जो बेनिफिट हो उसमें ये काम करे और बेनिफिट प्रोवाइड करे सारी कंट्रियों को। तो ये था हमारा कुछ पार्ट कि हमारी कैसे बॉडीज सेटअप हुई। ठीक है। अब IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जब इसमें हम ऐड करते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर क्या बनती है, वर्ल्ड बैंक। कुछ जो स्टूडेंट हैं या कई जगह आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक RBID को भी बोल देते हैं। ठीक है। बट जो वर्ल्ड बैंक है वो इन दोनों को मिलकर बनता है, यानी कि एक बॉडी IBRD प्लस IDA, ये जब दोनों बॉडीज मिलती हैं तब बनता है हमारा वर्ल्ड बैंक। तो ये दोनों बॉडीज मिली तो बन गया वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, ये दो बॉडीज यानी कि IBRD प्लस IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्लस ये तीन बॉडीज और जो वर्ल्ड बैंक ने बनाई हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी MIGA और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है। तो ये तीनों जब इसमें ऐड हो जाती हैं और प्लस ये दोनों, यानी कि ये 5 बॉडीज जब मिल जाती हैं तो क्या बनता है, हमारा बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है। जो कंपनीज के लिए काम करता है। ठीक है। हर एक कंट्री के लिए काम करता है, ये हर एक कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये काम करता है हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये थी हमारी कुछ हिस्ट्री कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए, किस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशन आए और वो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक बना। ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड was created on 27 December 1945। अब जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो कि USA में हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये डिसाइड किया गया कि दो बॉडीज सेटअप की जाएंगी। ठीक है। एक IMF और दूसरी IBRD। ठीक है। तो दो बॉडीज जो है सेटअप की जाएंगी। अब ये दोनों बॉडीज जब सेटअप की जाएंगी तो ये मीटिंग जो हुई थी 1944 में हुई थी, 1944 में। लेकिन अब ये जैसे ही हमने बात करी, अब मीटिंग हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाने तो आज ही बन जाएंगे, नहीं, उसमें टाइम लगता है। तो टाइम जो है, अब जो IMF जब बना तो ये बना 1945 में। इट इज ऑल्सो नोन एज द फंड। अब इसे हम फंड के तौर पे जानते हैं क्योंकि ये कंट्री को फंड प्रोवाइड करती है, ये बैंक नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये क्या करती है, कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करती हैं। It is an international financial institution created to promote international monetary cooperation, facilitate international trade, foster sustainable economic growth, make resource available to member experiencing balance of payment difficulties। ठीक है। तो बेसिकली जब IMF की बात हुई थी, IMF की बॉडी सेटअप की गई थी, वो इसलिए की गई थी कि कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
क्या हो रहा था, बहुत सारी कंट्री जो है वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी और वो इंपोर्ट क्या कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रही थी और एक्सपोर्ट वो नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उनका जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया था, नेगेटिव में चला गया था। अब वो बैलेंस ऑफ नेगेटिव में जो चला गया है तो उसको वापस किस तरीके से जो प्रॉब्लम डिफिकल्टीज जो हो रही हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, उस कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे ठीक हो, इस पर काम करती है हमारी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किस पे वर्क करती है, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वर्क करती है। जो भी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टी को फेस करती हैं उन कंट्रीज को ये फंड प्रोवाइड करता है। तो IMF इज रिगार्डेड एज अ गार्डियन टू गुड कंडक्ट इन एरिया ऑफ BOP। अब एक गार्डियन जो क्या करता है, हेल्प करता है, एज ए गार्डियन ये हेल्प करता है अदर कंट्रीज की जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है BOP में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जिन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में है, तो उनको ये क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है जिससे वो कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक लेवल जो है वो ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो ये वर्क जो है हमारा IMF करता है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF इस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 27, 1945 को। इसके अब जो है 190 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, इसमें जो है एक मेंबर कंट्री जो है ऐड हुई है। पहले 189 थी, पहले जो इसकी मेंबर कंट्री थी वो 189 थी, लेकिन अब इसमें एक मेंबर कंट्री जो है ऐड हो गई है, इसलिए यहाँ पर अब कितनी हो गई हैं, 190 मेंबर कंट्री हो गई हैं। ठीक है, रिसेंटली जो ऐड हुई है वो है एंडोरा, ये अक्टूबर 16, 2020 में ऐड हुई है। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितनी मेंबर कंट्री IMF में है, तो IMF में अब जो है 190 कंट्री हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है क्रिस्टला जॉर्जवी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC US में है, क्योंकि यहीं पर यहाँ पर जो है मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो है गीता गोपीनाथ, ये गीता गोपीनाथ की जो है इमेज है। मेन ऑर्गन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एंड चेयर वुमेन ऑफ द IMF जो है क्रिस्टला जॉर्जगिव है, who has held for the post since 1 अक्टूबर 2019। यह है हमारी क्रिस्टला जॉर्जवेव जिनकी ये पिक्चर है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारी IMF के बारे में कि कब इस्टेब्लिश हुआ, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन अभी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चीफ इकोनॉमिक्स कौन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब IMF के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से जो है IMF वर्क करता है। तो ये बेसिकली जब हम IMF की बात करते हैं तो ये किस पे काम करता है, BOP पे काम करता है। जहाँ पर भी जो भी कंट्री BOP में डिफिकल्टी फेस कर रही हैं उन कंट्रीज को ये क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। तो मॉनेटरी टू कॉर्पोरेशन मॉनेटरी प्रोवाइड करता है, मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करता है। इंश्योर एक्सचेंज स्टेबिलिटी, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ट्रेड, एलिमिनेट एक्सचेंज कंट्रोल, मल्टीलेटरल ट्रेड एंड पेमेंट, बैलेंस ग्रोथ, करेक्शन ऑफ BOP, मेला एडजस्टमेंट, प्रमोशन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखो मॉनेटरी कॉर्पोरेशन जो भी मॉनेटरी से रिलेटेड जो भी कॉर्पोरेशन की जो नीड है उसको फुलफिल करता है और क्या करता है, एक्सचेंज की स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करता है कि जो अमाउंट है वो प्रॉपर एक्सचेंज स्टेबिलिटी हो उसकी। ठीक है, बैलेंस ग्रोथ ऑफ ट्रेड, जो बैलेंस जो ट्रेड हो रहा है वो किस तरीके से उसमें सजेशन देना है। ठीक है, उसमें ग्रोथ कैसी हो रही है, एलिमिनेट एक्सचेंज कंट्रोल, जो भी एक्सचेंज हो रहा है उस पर कंट्रोल, और जो ट्रेड है जो BOP में जो ट्रेड जो पेमेंट्स है उसको भी यहाँ पर देखा जाता है। बैलेंस ग्रोथ देखा जाता है कि किस तरीके से कंट्री ग्रोथ कर रही है और ग्रोथ में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एडवाइस भी ये देता है। ठीक है, और अगर BOP में जो है डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर ये उसको फंड के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश करता है और इसे प्रमोट करता है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल को प्रमोट भी करता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF थे। अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं कि किस तरीके से जो है काम करता है। ओवरसीइंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द मेंबर कंट्री, तो ये देखता है कंट्रीज को कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है BOP में फेस करनी पड़ रही हैं और उस अकॉर्डिंग उसको एडवाइस भी देता है कि आप इस तरीके से काम करें, यही करें। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओवरसीइंग करता है इकोनॉमिक्स ऑफ द मेंबर कंट्री। लेंडिंग द कंट्री
कंट्रीज विद द बीओपी इश्यूज, अगर बीओपी का किसी कंट्री को इशू है तो क्या करता है, लैंडिंग यानी फंड भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोन भी प्रोवाइड करता है, लैंडिंग भी देता है हर कंट्री को जिसको बीओपी का इशू है। ऑफरिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर कंट्री, टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए या एडवाइस चाहिए तो वो भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है जिनको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो ये सारी निगरानी करता है जिस कंट्री को जो भी इश्यूज होते हैं उन इश्यूज को भी ये उसके बारे में उसके रिगार्डिंग भी ये एडवाइस करता है आईएमएफ। अब आईएमएफ कोटा, आईएमएफ कोटास बेसिकली होता क्या है, अगर अभी जो है हमारी आईएमएफ में है 190 मेंबर कंट्रीज हैं। अब अगर कोई कंट्री आईएमएफ में एंटर होना चाहती है तो वो किस तरीके से एंटर होगी और उसे अगर जो फंड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो इसके लिए एक कोटा बनाया गया। अब ये कोटा जो बना है वो कैसे बना है कि एक कंट्री की जीडीपी कितनी है, जीडीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक फॉर्मूला के थ्रू क्या करा जाता है, निकाला जाता है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक लेवल पे उसकी कितनी परसेंटेज है, यानी वो कितना कोटा डिसाइड किया जाता है कि इतने कोटा पे ही आपको जो है इतना अमाउंट आपको एंटर फीस देनी है, ठीक है, और उतना ही अमाउंट आपको क्या होगा, लोन के रूप में प्रोवाइड होगा। तो कोटा ये बताता है कि आपको इतना परसेंटेज अमाउंट लेकर आना है और इतना परसेंटेज आपको अमाउंट जो है वो मिलेगा अगर आपको बीओपी में प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है। तो द IMF is a quota based institution. Quotas are building blocks of IMF financial and governance structure. An individual member country quota broadly reflect it relative position in the world economic. तो वो उसकी पोजीशन देखी जाती है, एक कंट्री की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हर एक कंट्री का एक कोटा बनता है। उस कोटा के अकॉर्डिंग ही उसे क्या करता है, उस कोटा के अकॉर्डिंग उसे एसडीआर या वोटिंग राइट्स उसके अकॉर्डिंग ही वो अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेगा आईएमएफ में। तो ये सब कुछ किससे डिसाइड होता है, ये सब डिसाइड होता है उसके कोटा से, ठीक है। तो कोटास आर डिनोमिनेटेड इन स्पेशल ड्राइंग राइट्स द आईएमएफ यूनिट्स ऑफ द अकाउंट, ठीक है। व्हेन अ कंट्री ज्वाइन द आईएमएफ इट इज असाइंड an initially quota in the same range as the quotas as existing member of broadly comparable economic size and characteristics. तो मैंने अभी आपको यही बताया कि एक कंट्री की इकोनॉमिक लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग वो कोटा डिसाइड होता है और कोटा के अकॉर्डिंग ही आईएमएफ में उसे उस पोर्शन पे या उतनी परसेंटेज उसको वोटिंग राइट्स, ठीक है, एसडीआर, ये सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग मिलता है जितना उसका कोटा होता है। तो द आईएमएफ यूजेस अ कोटा फॉर्मूला टू हेल्प असेस द मेंबर रिलेटिव पोजीशन। तो ये एक फॉर्मूला है, कोटा फॉर्मूला, फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है कि एक कंट्री की जो है इतनी परसेंटेज जो है आईएमएफ में होगी, तो ये कोटा के थ्रू जो है निकाला जाता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कोटा का फॉर्मूला। तो कोटा का फॉर्मूला, the quota formula is used to help assess member the relative position in the world economic. It can be play a role of guidance and distributing to quota increase. The current formula was agreed 2008, ठीक है, 2008 के अकॉर्डिंग। अब the weighted average of जीडीपी की देखी जाती है, जीडीपी की वेट 50%, ठीक है, जीडीपी की देखा जाता है कि एक कंट्री की जीडीपी कितनी है उसकी 50%। ओपननेस यानी कि ट्रेड में वो कैसा कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, ट्रेड के अकॉर्डिंग उसकी 30%। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी यानी अगर कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं तो वो कितना उसको झेल सकती है, दैट इज 15%। इंटरनेशनल रिजर्व्स कितने हैं, 5%। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूला जो है लगाया जाता है। उसके बाद एक कंट्री का कोटा डिसाइड होता है कि इस कंट्री का इतना कोटा होगा आईएमएफ में, ठीक है, आईएमएफ में इतना कोटा होगा, इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है। अब जब आईएमएफ में हमने निकाल लिया कि इतना कोटा एक कंट्री का होगा, इतनी परसेंटेज एक कंट्री की होगी आईएमएफ में, तो उसके बाद उसे क्या क्या रिसोर्स कंट्रीब्यूशन उतना ही होगा जितना उसका कोटा होगा, वोटिंग पावर भी उतनी ही होगी और एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग भी उसको इतना ही होगा, और अगर एसडीआर एलोकेट होता है तो वो भी उतना ही होगा। अभी हम एसडीआर को भी पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो, एसडीआर जो एलोकेट होगा वो भी इतना ही होगा। तो कोटास डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स मेंबर इज ऑब्लिगेट टू प्रोवाइड द आईएमएफ।
ठीक है। Quotas are the key determined to the voting power of IMF decision. Votes comprise one vote per SDR, 1 lakh of the quota plus basis of the votes, same of the all members. Quotas determining the maximum amount of the financing member can obtain from the IMF under normal accesses. Quotas determine members' shares in the general allocation of SDR. अब बेसिकली जब हम बात करते हैं कोटास की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक कंट्री का एक कोटा निकला, इतनी परसेंटेज उसका आईएमएफ में पार्ट होगा, इतनी वो फीस लेकर आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका रिसोर्स कंट्रीब्यूशन होगा, उतने ही परसेंटेज से उसे क्या होगी, वोटिंग राइट्स मिलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। और अगर एसडीआर एलोकेट होता है तो उतने ही परसेंट, सपोज एक कंट्री का 2% निकला तो 2% के अकॉर्डिंग ही उसको सारी रिसोर्सेज, सारी एसडीआर और जो एक्सेस, तो वोटिंग पावर, ये सब कुछ क्या होगा, उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसे मिलेगा, जो कोटा एक कंट्री का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला गया है। ठीक है। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब एसडीआर देखो होता क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब इट इज द आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड नॉट अ करेंसी। अब क्योंकि आईएमएफ में जो 190 कंट्री हैं, 190 कंट्रीज हैं, अब वो कंट्रीज जब वो आईएमएफ में आएंगी तो कोटा, उनके कोटा के थ्रू क्या करा हमने, फॉर्मूला निकाला है कि उनकी इतनी परसेंटेज इस कंट्री में या आईएमएफ में इतना परसेंटेज उसका पार्ट होगा। ठीक है। अब वो कंट्री आती है तो वो क्या हो गया, अपनी करेंसी लेकर आएंगे कि ये हमारी करेंसी है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है अमाउंट डिपॉजिट करेंगे और इसी करेंसी में हम विड्रॉ करेंगे। तो अब इतनी सारी करेंसी होगी तो कितनी सारी दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा ना हो इसके लिए एसडीआर आया। तो एसडीआर किसके लिए आया, करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब जब एसडीआर आया है, स्पेशल ड्राइंग राइट, तो एसडीआर एक करेंसी नहीं है, ये क्या है, एक पेपर गोल्ड। देखो यहाँ पर इमेज भी दिख रही होगी एसडीआर की। ठीक है। तो इट इज द आईएमएफ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड नॉट अ करेंसी। द मेन मोटिव ऑफ आईएमएफ is to provide economic assistance to its member country for eliminating adverse BOP। अब जो हम बात करते हैं IMF, तो बेसिकली IMF हेल्प किसकी करता है, IMF जो हेल्प करता है वो उनकी हेल्प करता है जिन्हें BOP में प्रॉब्लम हो रही है, BOP में जो वो डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, उसके लिए IMF क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि एक कंट्री को बीओपी में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें बहुत सारा इंपोर्ट किया हुआ है और एक्सपोर्ट उसके पास हो नहीं पा रहा। ठीक है। तो उस प्रॉब्लम में क्या करती है, जो वो प्रॉब्लम डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं, तो आईएमएफ उनको क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। और वो किस करेंसी में करेगा, या करेंसी नहीं, ये क्या करेगा, एसडीआर में उसको वो फंड प्रोवाइड करेगा, ये करेंसी नहीं है। ठीक है। To solve the problem of international liquidity, IMF started the concept of paper gold। ये करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो है एसडीआर आया था। ठीक है। ये एक पेपर गोल्ड होता है जिसको बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है करेंसी में। ठीक है। द एसडीआर इज अ इंटरनेशनल रिजर्व रेवेन्यू एसेट्स क्रिएटेड बाय द आईएमएफ इन द ईयर ऑफ 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। तो देखो जब हम एसडीआर की बात करते हैं तो ये जस्ट लाइक एसेट्स, ये क्या है, एक एसेट्स है। ठीक है। इसको हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी में। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक एसेट्स है जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी करेंसी में। तो आईएमएफ क्या करता है, एक एसेट्स को, जैसे अभी कंट्री यहाँ पर आई, उसने अपना क्या दिया, जो है अपनी करेंसी जो है एसडीआर की फॉर्म में दी, उसी फॉर्म में उसे वो फंड प्रोवाइड होगा। तो ये क्या कर रहा है, एक करेंसी की प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी करेंसी होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, इसके लिए यहाँ पर एसडीआर आया। अब द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज डिटरमाइंड बाय द बास्केट ऑफ 5 कंट्रीज। अब बास्केट, अब एक समझ लो ये है बास्केट, इसमें जो है 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्री की करेंसीज हैं। ठीक है। आप एक थैला भी समझ सकते हैं, एक थैला या एक बकेट। ठीक है, एक बास्केट। तो ये बास्केट है, इसमें जो 5 कंट्री की करेंसीज हैं, उनकी इकोनॉमिक लेवल को देखकर जो उनका कोटा डिसाइड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि जो करेंसी है वो इन 5 कंट्री की करेंसी में ली जाएगी। ठीक है। फर्स्ट है यूएस डॉलर, इसका जो परसेंटेज डिसाइड हुआ कि कितनी वेटेज दी जाएगी, तो ये है 41.73%, जापानीज येन को 8.33%, यूरो को 30.93%, ब्रिटिश पाउंड को 8.09%।
अब पहले जो है ये फोर ही कंट्री की करेंसी थी यहाँ पर, लेकिन रिसेंटली तो नहीं, बट अक्टूबर 2016 के बाद ये 5 हो गई हैं। पहले क्या थी, 4 कंट्री ही थी। अक्टूबर 2016 में चाइनीज की करेंसी को भी यहाँ पर वेटेड दी गई है, जो कि है 10.92%। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गई है, 5 जो है कंट्री हो गई हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है एसडीआर की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंबल्स भी मैंने करेंसीज के बनाए हैं। अब एसडीआर बेसिकली क्या है, ये कोटा के अकॉर्डिंग जो है आईएमएफ में डिसाइड हुआ कि कितना कोटा एक कंट्री के पास होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जो इसका कोटा जो परसेंटेज है वो है 17.46। इसके अकॉर्डिंग इसे जो वोट परसेंटेज मिली है वो 16.52%। अब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इतना कोटा जो है, इतना अमाउंट एसडीआर में देता है, और उसका कोटा जो शेयर है वो है 2.76%। ठीक है, उसे वोटिंग शेयर जो मिला है वो है 2.6%। यानी कि अगर आईएमएफ में कोई डिसीजन लेना है तो उसके वोटिंग जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देखोगे यूएस के पास है। ठीक है, और इंडिया के पास बहुत ही कम परसेंटेज है, 2.64%। अब एसडीआर जो है वो किस तरीके से काम करता है, IMF issues SDR to its member countries central bank as a reserve assets, that is an asset they can easily exchange for hard currency for another central bank. Most central bank voluntarily carry out the exchange, but if not, the IMF has the power to decrease who must accept the SDR. तो यहाँ पर क्या होता है, SDR जो है easily क्या होता है, एक्सचेंज हो जाती है। एसडीआर की जो करेंसी है, जो पेपर गोल्ड है, वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है जो आपकी कंट्री की करेंसी है उसमें। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन एसडीआर इज अ सेट डेली बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ 5 मेजर। तो अभी मैंने आपको ये बताया था कि 5 बेसिक जो है ये यूएस डॉलर, जिसकी वेटेड कितनी दी गई है 14.73%, जैपनीज येन की 8.33%, यूरो की ठीक है 30.93%, ब्रिटिश की 8.09%, चाइनीज जो भी ऐड हुआ है 2016 में ऐड हुआ था 10.92%। ठीक है, तो ये क्या है, एक बकेट यहाँ पर इन्होंने बना रखा है कि ये 5 करेंसी में जो है वो एसडीआर में करेंसी डिपॉजिट की जा सकती हैं, जो कि है यूएस, जापानीज, यूरो एंड ब्रिटिश एंड चाइनीज। ठीक है, अ न्यू एसडीआर एलोकेशन कैन बी डन वेरी क्विकली once there is enough support among the international community. The formal IMF process only take a couple of months. In 2009, the IMF officially purpose on SDR allocation is to be broad. In early June, the country received their SDR and the end of August. तो बेसिकली जो बात की गई है कि अभी जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही है कंट्रीज, तो अब पहले भी जो एसडीआर एलोकेट किया जा चुका है बहुत बार, लेकिन अभी जो है 2021 में बात की गई थी, तो यहाँ पर जो मिड ऑफ अगस्त तक क्या है एसडीआर एलोकेट किया जा सकता है, ऐसी बात की गई है। ऐसा प्रपोजल रखा जाएगा, अगर वो प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो जाता है आफ्टर वोटिंग, तो क्या होगा, एसडीआर जो है एलोकेट होगा। Who will be benefit of the most? Since SDR are allocated pro rata in relation to a country IMF quotas, the distribution is heavily skewed toward the bigger and richer country that arguably have the least need for in it. अब बेसिकली हम बात करें तो एसडीआर कोटा यानी कि एक इकोनॉमिक लेवल के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो अब देखा जाए बहुत सारी जो डेवलप कंट्री हैं उनकी और ये झुकता है, क्योंकि उनके पास जो है वो ज़्यादा कोटा है। अब हम यूएस की बात करें तो यूएस एक डेवलप कंट्री है, लेकिन उसके पास जो है सबसे ज़्यादा कोटा है। तो यानी कि अगर एसडीआर एलोकेट होता है तो उसकी परसेंटेज, क्योंकि यूएस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसके पास कोटा सबसे ज़्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग एसडीआर की सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो यूएस के पास जाता है, जो उसको ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत किन कंट्रीज़ को है, जो ज़्यादा पुअर हैं, जो अंडर डेवलप है और डेवलपिंग है, उन कंट्रियों को जो है ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किसे मिल रहा है, डेवलप कंट्री को मिल रहा है। तो ये एक जो है नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो एसडीआर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो डेवलपिंग कंट्री को हो रहा है अगर हम बेनिफिट की बात करें, और जिन्हें नहीं हो रहा वो है
अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनका कोटा सिस्टम में कोटा जो है वो बहुत कम परसेंटेज होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है परसेंटेज कम होता है। अब SDR allocation, an SDR allocation is the low cost way of adding to member international reserves, ठीक है। This help member to reduce their reliance on more expensive domestic और external debt for building reserves। अब बेसिकली बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्या करती है IMF SDR allocate करती है, ठीक है, जिससे जो कंट्रीज प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उनसे वो क्या कर सके, उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो वो क्या करती है SDR को अलोकेट करती है। अब SDR अलोकेशन जो है वो पहले भी कई बार कर चुकी है, तो 1970 में इतने बिलियंस, 1979 से 81 तक इतने बिलियन, 2019 में, ठीक है, 2019 में जो SDR बिलियंस में हुआ था इतना हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं 2021 की, क्योंकि कोविड-19 जो है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं बहुत सारी सफ़र कर रही हैं कोविड-19 की वजह से। तो अब SDR एलोकेशन की बात हो रही है, SDR एलोकेशन की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि मिड ऑफ अगस्त में ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसका प्रपोजल जो है जून में रखा जाएगा और जो बात हो रही है वो हो रही है 650 बिलियंस की, 650 बिलियंस की, कि इसको रिजर्व रखा जाए, एलोकेट किया जा सके कंट्रीज में, जिससे वो अपने BOP में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी उनकी दिक्कतें आ रही है, उन प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके। विल डिस्ट्रीब्यूट स्पेशल राइट ड्राइंग टू मेंबर कंट्रीज बाय अगस्त। तो देखो अभी जो है IMF की जो MD है उन्होंने कहा है, IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टला जॉर्जिव ने क्या कहा है, सेड शी इज कॉन्फिडेंट द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विल डिस्ट्रीब्यूट अ न्यू अलोकेशन ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट टू मेंबर कंट्रीज बाय मिड ऑफ अगस्त। मतलब मिड ऑफ अगस्त में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, वो इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस है और उन्होंने ये बात रखी है। The IMF membership has agreed to support a new SDR allocation of $650 billion, the largest in the history of IMF। अब हम बात करें तो ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट होगा। अब तक इतना बड़ा अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। जॉर्जिव said she has committed by the end of June, वो उन्होंने कमिट किया है कि एंड ऑफ द जून टू मेक अ प्रपोजल, वो प्रपोजल बनाएंगी टू न्यू SDR एलोकेशन टू द IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आगे एक प्रपोजल बनाएंगे, ठीक है। वंस द प्रपोजल इज अप्रूव, वो प्रपोजल अप्रूव्ड होने के बाद इट विल बी सबमिटेड टू द IMF बोर्ड ऑफ द गवर्नर फॉर फाइनल वोट, ठीक है। जब वो जो है अप्रूवल सबमिट हो जाएगा उसके बाद फाइनल वोटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ये बात हो रही है 2021 की। अब हम बात करते हैं 2020 की, 2020 की। तो 2020 में भी ऐसा सोचा गया था कि SDR को जो है अलोकेशन की जाए, जो जिसमें जो अमाउंट था हमारा $500 बिलियन था, ठीक है, $500 बिलियन था। लेकिन क्योंकि जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के बाद USA और इंडिया ने इसको मना कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रीज़न दिए गए थे वो ये दिया गया था कि SDR अगर एलोकेट होता है जो कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो सारी डेवलप कंट्रीज़ को जो है ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है और जिन्हें नीड है, रियली नीड है, उनको जो है वो कम अमाउंट मिल रहा है, यानी अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कम अमाउंट मिल रहा है। तो ये कुछ सजेशन या कुछ पॉइंट रखकर इसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब 2021 में, जो कि जून में, ऐसा जो है मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो है कॉन्फिडेंसली बोला है कि हम इस तरीके से एक जो है प्रपोजल बनाएंगे जो जून में बनाएंगे और मिड ऑफ अगस्त तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यूनिट 1 की ये थी बुलेट 7, बुलेट 6 तक आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं।